आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 5 को सॉल्व करने वाले हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.50 तथा 2.40 है। यानी कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.50 है और हीरे का जो अपवर्तनांक है वो 2.40 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। आपको हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता लगाना है। तो पहले सबसे हम वो नोट करेंगे जो चीज़ें हमको गिवन है। क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.50 दिया गया है। कांच के अपवर्तनांक को हम प्रदर्शित करेंगे कांच के अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू जी, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी गई है बेटा 1.50। इसके बाद हीरे का अपवर्तनांक भी हमको दिया गया है। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं दिया है। तो इससे ये मालूम होता है कि ये बातें हमको मालूम है, ये क्वेश्चन ने हमको दिया गया है। हीरे का अपवर्तनांक, हीरे को डायमंड बोलते हैं तो हम म्यू डी से लिख देते हैं इसको। हीरे का अपवर्तनांक हमको दिया गया है 2.40। तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या आपको सभी बच्चों को याद है कि अगर मैं बोलूंगा कि हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? म्यू जी डी। ये हमको मालूम करना है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक निकालना रहता है वो पहले लिखा जाता है और जिसके सापेक्ष होता है वो सिंबल बाद में लगाते हैं। तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मुझे पता लगाना है। अब आप थोड़ा सा याद करें कि हीरे के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम। जिसका अपवर्तनांक चाहिए उसका अपवर्तनांक ऊपर लिखेंगे और जिसके सापेक्ष होगा उसे हम नीचे लिखेंगे। तो हीरे के सापेक्ष है तो हीरे का अपवर्तनांक अपॉन में लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। म्यू जी की वैल्यू कितनी दी गई है देखो 1.50, म्यू डी 2.40। आप देखें न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट पे डेसिमल है और डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट पे डेसिमल है, तो दोनों का डेसिमल आप कैंसिल कर सकते हैं। 150 अपॉन 240, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। और कैंसिलेशन के लिए 15, 3 5 15, 3 8 24। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी हीरे के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 खा। क्वेश्चन नंबर 5 खा में लिखा है वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र अपवर्तनांक के पदों में लिखिए। बेटा आप देख रहे हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, क्योंकि इसके बारे में हमारे सिलेबस 2021 में नहीं रहा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। हट जाते हैं, चल पढ़ते हैं और आगे। क्वेश्चन नंबर 5 गा को अगर आप चेक करेंगे इसमें मिलेगा आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का आपको निगमन करना है। ये आपने एक लेसन पढ़ा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का एक टॉपिक पढ़ा हुआ था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को पहले आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा था, विवर्तन। उससे पहले आपने इंटरफेरेंस पढ़ा था, व्यतिकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या ये मानकर की गई थी कि लाइट तरंग रूप में चलता है, लेकिन उसके जस्ट बाद जब ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ने को मिला हमको तो हम इसको तरंग मानकर एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसके लिए
एक नई थ्योरी बनाई गई, प्लांक की क्वांटम थ्योरी। ठीक है, उस थ्योरी के सहायता से, उसकी मदद से ही, उसकी हेल्प से ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई। और वही उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन करना है आपको। तो इसको कर लेते हैं। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन ये है हमारा प्रश्न नंबर 5 खा खा नहीं, सॉरी, यहां पे गा है। अच्छा, अब इसका आंसर करना क्या है हमको? आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन करना है। तो हम इसके लिए एक हेडिंग बना लेते हैं, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन। देखिए, आप सभी बच्चों को याद होगा कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन या प्रकाश विद्युत समीकरण किसने बनाई? आइंस्टीन ने। नाम भी लिखा हुआ है सबसे पहले। और ये इक्वेशन उन्होंने प्लांक की क्वांटम थ्योरी के हेल्प से बनाई। ठीक है, कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिए। ये मैंने एक मेटल ले ली, हमने एक मेटल ले ली, और इस मेटल पर लाइट के फोटॉन्स इंसिडेंट होना अलाउ किया हमने। ये लाइट के फोटॉन्स हैं। प्लांक की क्वांटम थ्योरी आपको याद होगी, प्लांक ने बताई हुई थी कि प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में जाता है, और वो पार्टिकल एक्चुअली एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के बंडल होते हैं। और हर एक बंडल का नाम रखा गया था फोटॉन, क्वांटा भी कहते हैं उसको। और हर एक फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होती है? h मल्टीप्लाइड बाई न्यू, एच न्यू। h प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है लाइट की। ठीक है, इतनी एनर्जी उसके पास होती है। तो जब ये लाइट के फोटॉन इस मेटल पर पड़ेंगे आके, तो ये कितनी एनर्जी लेके आएंगे? आंसर है h न्यू एनर्जी लेकर के आएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ये h न्यू एनर्जी लेकर के आएंगे तो मटेरियल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को जो भी फोटॉन पड़ेगा, वो फोटॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी एनर्जी दे देता है। अब अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी एनर्जी दे देता है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, मान लिया मैंने, ये यहाँ पर है, फोटॉन h न्यू एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया उसने। अब इतनी एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो आंसर है, सबसे पहले तो ये सरफेस तक आएगा, और उसके बाद यहां से ये जंप करके बाहर आ जाएगा। जब ये जंप करेगा, उस वक्त जो एनर्जी खर्च होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फाई, वर्क फंक्शन, कार्य फलन। और इसके बाद अगर उसके पास ऊर्जा बचती है, तो वो एनर्जी उसके पास किस रूप में बच जाती है? गतिज ऊर्जा के रूप में। बात समझ में आई आपको? फिर से एक बार, लाइट का फोटॉन सरफेस पर पड़ा, सरफेस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसने पूरी की पूरी h न्यू एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दी। h न्यू एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सरफेस से जंप करके बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन कितना अंदर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि सरफेस का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। केवल सरफेस के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन, यहां से केवल हम उसको निकालना चाहते, बस। अंदर में कहां से आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? h न्यू एनर्जी मिली, h न्यू एनर्जी ले करके वो जंप करके बाहर आएगा। तो बाहर आने में कुछ एनर्जी उसकी खर्च हो जाएगी, और बाहर आते वक्त जो एनर्जी खर्च होती है उसको कौन सी बोलते हैं? एनर्जी, वर्क फंक्शन, कार्य फलन। ठीक है, कार्य फलन के बाद उसके पास जो एनर्जी बचेगी वो उसकी किस रूप में होगी? गतिज ऊर्जा के रूप में। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या क्या हुआ।
आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी है? एच न्यू। ठीक है। माना धातु का कार्यफलन, माना धातु का कार्यफलन फाई है। ठीक। अच्छा, माना पृष्ठ से उत्सर्जित, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E है। इतनी चीजें हमने मान ली। तब ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तब ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम में आपने देखा है कि जितनी ऊर्जा हम देंगे उतनी ही ऊर्जा दो कामों में खर्च करेगा, कार्यफलन में बाहर आने में और अपनी अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में उसको मिल जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? एच न्यू एनर्जी उसको मिली, ये वाली एनर्जी उसने दो स्टेप में खर्च की, एक तो कार्यफलन के रूप में, दूसरा अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको देखनी है तो आप वीडियो में जा सकते हैं इसके। ठीक है। तो एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस ई के। अब हम चाहें तो इसकी कुछ वैल्यूज लिख सकते हैं, जैसे फाई क्या है? वर्क फंक्शन। ये कार्यफलन, और कार्यफलन का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को याद होगा, एच न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट क्या चीज है? देहली आवृत्ति। ठीक है। हम कोई भी वैल्यू लिखते समय उसका सिंबल का बता सकते हैं कि वो क्या हमने यूज किया है। ये हमने यूज किया है देहली आवृत्ति। और h क्या है? h तो आप सभी जानते हैं, h है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। ठीक है। अच्छा, E के गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, इसको हम हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है। और हम इसको EV नॉट भी लिख सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं। समझ आ रहे हैं आपको? हम इसकी जगह पर हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप इसको इधर लेते आएंगे तो आपको EV नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब जैसे यहाँ पर फिर से एक नया सिंबल हमने यूज किया हुआ है V नॉट, तो अब आप सभी जानते हैं कि V नॉट क्या चीज है? V नॉट है निरोधी विभव, निरोधी विभव, जिसे कट ऑफ पोटेंशियल भी बोला जाता है। ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं निरोधी विभव को, संस्तब्ध विभव भी हिंदी में बोला जाता है इसको। आप यहां से H कॉमन कर सकते हैं, तो EV नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। EV नॉट इज इक्वल टू H, न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा माइनस C अपॉन लैम्डा नॉट। और C के बारे में भी आप जानते हैं, C क्या चीज है? C है प्रकाश की चाल। और लैम्डा नॉट क्या चीज है? देहली तरंग दैर्ध्य है। ये देहली तरंग दैर्ध्य। और जो लैम्डा है वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो लाइट वहां से आ रही है ना, इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। V नॉट निरोधी विभव है, हम पहले ही लिख चुके हैं। आप चाहें तो इस अधिकतम गतिज ऊर्जा की जगह पर हाफ V मैक्स स्क्वायर भी नोट कर सकते हैं, 1/2 m V मैक्सिमम स्क्वायर, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिकतम है इलेक्ट्रॉन की
और गतिज ऊर्जा दो चीजों पर डिपेंड करती है, द्रव्यमान पर और वेग पर। तो द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है, वो तो बदलेगा नहीं। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए अधिकतम क्या हो सकता है? वेग। तो अधिकतम के लिए भी हमने मैक्सिमम लगा दिया, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो इस तरीके से आप ये समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरणें हैं और उसका ये हमने निगमन किया यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा वो इसी में एक अथवा में क्वेश्चन लगा के दिया गया है आपको कि दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। ठीक है, तो वो प्रश्न नंबर हमारा 5 के गा का होगा और अथवा वाला भाग है। आप इसे नोट करें, हम उसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 5 नंबर के गा में एक अथवा वाला पार्ट भी है अभी आपका, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे अथवा वाला भाग, ऐसे एक हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद जब उसको सॉल्व करेंगे तो सबको समझ आ जाएगा कि अथवा वाला भाग किया गया है दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त करना है आपको, तो हम इसकी भी हेडिंग बना देते हैं। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र। ठीक है, देखो आप सभी को याद होगा मैटर वेव्स आपने पढ़ी हैं, द्रव्य तरंगें, याद आया? तो इसमें दी ब्रोगली ने क्या बताया हुआ था कि जब कोई पदार्थ या मटेरियल ऐसे हम फेंकते हैं, ऐसे थ्रो किया जाता है, तो जैसे ही वो हमारे हाथ से छूटता है उसके साथ तरंगों का एक पूरा का पूरा पैकेट अटैच हो जाता है। तो ये तरंगे कौन सी तरंगे कहलाती हैं? द्रव्य तरंगे, मैटर वेव्स। इन मैटर वेव्स में एक वेव ऐसी होती है जिसकी तरंग दैर्ध्य एवरेज होती है, और वो एवरेज तरंग दैर्ध्य का ही नाम हमने क्या रखा? दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। और उसका अपना एक फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को? दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये फॉर्मूला होता है जहां पर एच प्लांक नियतांक और पी क्या चीज है? हाँ, कण का या मटेरियल का संवेग है। ठीक है, हम यहां लिख सकते हैं जहां एच प्लांक नियतांक तथा पी कण का संवेग है। अगर वो पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन ले लें, क्यों? क्योंकि मटेरियल का सबसे छोटा रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो हम मटेरियल लेना चाहते हैं तो हम वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन ही मान लेते हैं। मान लिया कि वो मटेरियल जो हमने फेंका या हमने जिसको मूव कराया वो इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगा दी, ये नेगेटिव प्लेट हमने लगाई और यहाँ पर हमने पॉजिटिव प्लेट लगा दी। ठीक है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, सपोज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल वी का विभवांतर मैंने मान लिया। और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ रखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर अपने अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स लगाएगा, तो इस डायरेक्शन पर फोर्स लगाएगा। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति करेगा। अब इसमें एक चीज आप सोच सकते हैं, विभवांतर लगाया हमने
और इलेक्ट्रॉन को हमने v विभवांतर लगाकर एक्सेलरेट किया। v विभवांतर लगाया और इलेक्ट्रॉन को हमने v विभवांतर लगाकर एक्सेलरेट किया, तो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, कितनी एनर्जी आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आ जाएगी E इंटू वी। ठीक है, अगर Q आवेशित कण को V वोल्ट विभवांतर लगाकर हम त्वरित करते हैं तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? Q इंटू वी के बराबर उसकी एनर्जी हो जाती है। तो अगर E चार्ज वाले पार्टिकल को V वोल्ट विभवांतर लगाकर त्वरित करेंगे तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? E इंटू वी उसकी एनर्जी हो जाएगी। ठीक, इतनी गतिज ऊर्जा से वो इधर की तरफ चलेगा, इतना फोर्स लगेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? E इंटू वी के बराबर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक, अब ये जो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है, इसमें ये क्या चीज है? संवेग। आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा संवेग और गतिज ऊर्जा में एक रिलेशन होता है। हाँ, यहां पर हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि संवेग बराबर अंडर रूट 2m के, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। ये आपको मालूम है या मैं करके दिखा दूं? ज्यादा नहीं मालूम आपको? देखो बड़ा इजी है बेटा। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अगर हम दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करा दें, थोड़ा ध्यान से देखो, 2 इधर ले आइए और m से दोनों पक्षों में गुणा करा दीजिए, तो ये बन जाएगा 2m के, 2 ये वाला और m से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m² v², 2m के, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा mv² और मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये संवेग है p, तो इसको हमने लिख दिया p और p के ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर। देन व्हाट विल बी p विल बी अंडर रूट 2m_k। ठीक है, तो संवेग और गतिज ऊर्जा में ये एक रिलेशन होता है। अब संवेग और गतिज ऊर्जा में रिलेशन है, तो मैं चाहूं तो संवेग की जगह लिख सकता हूं। ठीक है, देयरफॉर de Broglie wavelength lambda is equal to h upon, and what is p? p is under root 2m_k, और k क्या चीज है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? अगर हमने v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया है तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ev। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देख सकते हैं, यहां पर जो h आया m e, h क्या चीज है? प्लांक नियतांक। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि पदार्थ के लिए हमने इलेक्ट्रॉन लिया है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, और v जितने वोल्ट विभवांतर से हमने उसको त्वरित किया है वो विभवांतर है। तो बेटा इसमें h, m और e, इनकी वैल्यूज तो फिक्स है। अगर इनकी वैल्यूज फिक्स हैं और ये सारी वैल्यूज हम लिख देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, तो ये मुझे मिलता है 1.22 अपॉन अंडर रूट v, और ये सीधे किस में मिलता है? एंगस्ट्रॉम में। 1.227, 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, ये लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है, जिसमें अंडर रूट, ये v क्या चीज है? जितने विभवांतर से हमने इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया हुआ है। ठीक, तो ये हमने क्या कर लिया? ये हमने कर लिया दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अभी लेकिन हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है, एक एक चीज का जवाब आपको देना है। लिखा है प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब हम चाहें तो प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, उसके लिए दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में जो भी सिंबल्स हैं उनका प्रतीक बता देते हैं, उनके क्या मतलब हैं।
तो यहां पर हम कर देंगे प्रतीकों के अर्थ, कि प्रतीकों के क्या अर्थ हैं। जैसे यहां पर फॉर्मूला अगर देखेंगे तो एक लैम्डा यूज हो रहा है। लैम्डा क्या चीज है? दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है लैम्डा। ओके, एच क्या चीज है? एच है प्लांक नियतांक। ठीक है बेटा। और देखो कभी कभी होता है एच की वैल्यू लिख सकते हैं आप, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं पर देयर इज़ नो नीड। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतीकों का अर्थ पूछा है, प्रतीकों के मान नहीं पूछे उन्होंने। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते। लेकिन इसके बाद एम आता है, तो इस सूत्र में जो एम आ रहा है वो क्या है? मटेरियल के लिए हमने किसको चूज किया है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, और बेटा इसमें V क्या चीज है बताइए? हाँ, जितने वोल्ट विभवांतर से इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया गया है, तो V है विभवांतर। ठीक है, ये विभवांतर है, तो प्रतीकों का अर्थ हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 5 के गा का अथवा वाला पार्ट, दोनों में करना आपको एग्जाम में एक ही है, मैंने दोनों करके दिखा दिए हैं, आप जो मर्जी वो करें। लेकिन अगर अथवा वाला भाग आप सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा लिख दें, अथवा वाला भाग, उसके बाद उसको सॉल्व करें। उससे टीचर जब चेक करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि आपने कौन सा पार्ट किया। सो यू विल हैव टू गिव द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द क्वेश्चन। किसी में भी आप एड्रेस को इनकम्प्लीट नहीं रखेंगे। ठीक है, देखते ही टीचर को पता लग जाना चाहिए कि आपने कौन से क्वेश्चन को करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको नोट करें, फिर हम और आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 घा पे, लेकिन रदरफोर्ड सोडी का नियम लिखिए, सूत्र n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी का निगमन कीजिए। मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है ये रेडियो एक्टिविटी से है, रेडियो एक्टिविता से, और रेडियो एक्टिविटी 2021 के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसको भी छोड़ देंगे, इसे सॉल्व नहीं करेंगे। आगे 5 अंगा को अगर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 अंगा, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। आंसर देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से देखिए। लिखा है किसी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, उसके संगत दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की लंबाइयां समान प्राप्त हुई हमको। दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की लंबाइयां कैसी प्राप्त हुई? समान। तो दोनों में किसकी गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा? किसकी गतिज ऊर्जा की वैल्यू अधिक होगी, ये आपको पता लगाना है। देखिए एक प्रोटॉन है मेरे पास, देयर आर 2 particles, one particle is proton and the second one is neutron। ये न्यूट्रॉन है। अब इन्होंने बोला प्रोटॉन न्यूट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की लंबाइयां समान प्राप्त हुई, यानी कि प्रोटॉन के लिए जो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है और न्यूट्रॉन के लिए जो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, दोनों की वैल्यूज आपस में कैसी हैं? समान। तो ये दे ब्रोगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन, दे ब्रोगली वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन। अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों को हम क्या मान लेते हैं? लैम्डा। मान लिया दोनों इक्वल ही हैं। आगे लिखा हुआ है दोनों में किसकी गतिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। आपको ये पता लगाना है कि न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी या प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो अभी अभी एक क्वेश्चन हमने किया दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड, फॉर्मूला याद है आपको? दे ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, और पी को हमने क्या लिखा था? √2m_k। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूं, दोनों साइड का मैं स्क्वायर कर देता हूं।
squaring on both sides, this will be lambda square is equal to h square upon 2m k। हमें किसके बारे में पता लगाना है बताइए? गतिज ऊर्जा के बारे में। तो हम गतिज ऊर्जा इधर ले आओ, लैम्डा उधर भेज दो, क्या मिलेगा देखो जरा। देन k विल बी इक्वल टू h स्क्वेयर अपॉन 2m इंटू लैम्डा स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में h, m और लैम्डा आ रहा है, और ये मुझे दोनों पार्टिकल्स के लिए पता लगाना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, कि किसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब एक चीज यहां ध्यान से देखिए, यहां h क्या है? कांस्टेंट है, आप सभी जानते हैं। लैम्डा क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए कैसा है? सेम। तो लैम्डा भी दोनों पार्टिकल्स के लिए कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। कुछ बात समझ आई बेटा हमारी? अच्छा, अब h भी कांस्टेंट हो गया, m भी कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट हो गया, 2 तो कांस्टेंट नंबर ही है, इसलिए वी कैन राइट डाउन दैट k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m, और वी कैन से k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अब आप समझ सकते हैं, हमको ये पता लगाना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। आपको क्या लगता है? जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपको मालूम है किसका द्रव्यमान कम होता है? न्यूट्रॉन का कि प्रोटॉन का? किसका द्रव्यमान कम होता है, किसका ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, और प्रोटॉन की अपेक्षा 0.1% न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। सो न्यूट्रॉन इज हैवियर देन द प्रोटॉन बाय 0.1%। हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन बाय 0.1%। तो भारी कौन है बताइए? न्यूट्रॉन। और हमने क्या यहां से चेक किया? जो हल्का होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? प्रोटॉन की। वेरी गुड। इसलिए प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया 5 अंगा। क्या ये आपको समझ आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो खंड या में क्वेश्चन नंबर 6 हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें का खा गा कुछ है नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे, सीधे आंसर पे आते हैं इसके। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में लिखा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है, स्थिर वैद्युतिकी में। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। तो देखो, सबसे पहले हमने हेडिंग बनाना है। देखो, हेडिंग बना के हर आर्टिकल, बिना हेडिंग का आपको नहीं लिखना। हेडलाइन बनाने का इफेक्ट टीचर पे बहुत अच्छा जाता है, और हेडलाइन आप मोटे स्केच पेन से ही बनाएं। ठीक है, तो क्या हेडिंग बनेगी इसमें? मुझे बनाना है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।
अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, देखो बेटा, ऐसे हेडिंग हमने बना ली। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। आप सभी बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है, उतना ही दूसरी ओर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेट दिस इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस हाफ लेंथ इज L and this half length is also L. The total length of electric dipole is given by 2L. ठीक है, अच्छा, इसकी अक्ष क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। अब अक्ष के किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए बिंदु P पर, और ये भी मान लेते हैं कि जो बिंदु P है वो डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है। अगर डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है तो क्या आप बता सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, R टोटल, और उसमें से ये L हमको हटाना पड़ेगा, तो R माइनस L। और अगर मैं पूछूं कि पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये डिस्टेंस होगा R प्लस L, R और ये L और, तो R प्लस L। ठीक है, अच्छा, इस प्लस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं आप, यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए, तो ये प्लस, इस प्लस चार्ज पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसा बाहर की तरफ। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट विल बी E ड्यू टू प्लस Q। प्लस चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर की तरफ, माइनस चार्ज की वजह से भी तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि इससे भी तो कुछ ही दूरी पर रखा हुआ है पॉइंट। तो इसकी वजह से जो बनेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि जो भी टेस्ट चार्ज रखा होगा उस टेस्ट चार्ज पर ये नेगेटिव चार्ज अपनी ओर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा उसको। तो ये E ड्यू टू माइनस Q। क्या ये चीज आपको समझ में आई, नहीं समझ में आया? अच्छा, ये डायरेक्शन हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। पोटेंशियल निकालते वक्त डायरेक्शन नहीं देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन केस when you are finding the value of electric field then you will have to see the directions also, okay? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत देखना है अच्छे से आपको। बाकी अगर और ज्यादा डिटेल चाहिए तो देखो मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आप वीडियोस में जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले पॉइंट P पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हुए बताइए? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। कौन कौन से? एक प्लस चार्ज की वजह से और एक, ठीक है, तो हम ये कैसे निकालेंगे दोनों का, और दोनों सदिश राशियां, तो दोनों का सदिश योग करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, यानी कि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताइए? E ड्यू टू प्लस Q। फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है ना, एक पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो Q अपॉन, और प्लस Q से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, R माइनस L स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन किधर की तरफ है बताइए? इस पॉइंट को बेटा मैं मान लेता हूं A और इसको B, तो E ड्यू टू प्लस Q A से P की ओर। ठीक है, A से P की ओर। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, बी से पी की ओर होगी या पी से बी की ओर होगी? बी से पी की ओर, पी से बी की ओर, वेरी गुड, पी से बी की ओर, ठीक। अच्छा, अब हमें दोनों का वेक्टर सम करना है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, ये इधर की तरफ है तो ये इधर की तरफ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करिए, इसमें से बड़ा कौन छोटा कौन बताइए? E ड्यू टू प्लस Q बड़ा, कैसे? इसका डिनोमिनेटर छोटा है, बाकी सारी चीजें जो इसमें है वही इसमें है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से ये वैल्यू छोटी है, तो हमने लिख देना है E ड्यू टू प्लस Q माइनस E ड्यू टू माइनस Q, ठीक है। चलिए रखते हैं वैल्यू, E ड्यू टू प्लस Q में इसको माइनस करना है, मैं थोड़ा एक स्टेप कम करूंगा, तो कॉमन ले लेते हैं, इसमें इसको माइनस करना है ना, क्या कॉमन हो जाएगा, 1/4πε0 Q भी कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1/4πε0 Q, अब यहाँ ना एक बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है केवल, बस उसको आपको सॉल्व करना है, तो एलसीएम ले लेंगे बेटा आप इसमें से, r माइनस एल होल स्क्वायर r प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, r प्लस एल स्क्वायर माइनस r माइनस एल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या बनाता है, इसका मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा 4ab, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4ab, और इसी में ऐसा होता अगर a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप होल स्क्वायर ओपन करके देख लोगे वही मिल जाएगा आपको। तो बेटा हम इसी में क्या लिख सकते हैं भैया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/4πε0 इंटू क्यू, ऊपर हो गया 4r इंटू एल, यही तो बना उस मुताबिक, उसके नीचे इस पे भी स्क्वायर लगा है, इस पे भी स्क्वायर लगा है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लगा सकते हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उसके ऊपर हमको क्या लगाना होगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, इस 4 को मैं एक काम कर देता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इस क्यू को थोड़ा जरा अंदर लेके जाएं आप, बाहर में रह जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा 2 इंटू आर इंटू 2 इंटू क्यू इंटू एल, देखो 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 4, आर की जगह आर, क्यू एल सारा कुछ आपके सामने है, यहाँ अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। आप ध्यान से देखें बेटा, ये 2QL को आप पहचानते हैं, Q इंटू 2L, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और प्रदर्शित किससे करते हैं, P से। तो यहाँ 2QL क्या चीज है, P, और P को क्या बोला जाता है,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसकी जगह पर मैं P लिख सकता हूं। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0, इसकी जगह पे P हो गया तो 2PR, 2 इसका P और ये R अपॉन R² माइनस L² होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहें तो आप यहां कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यही पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। कंडीशन क्या अप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो जो L² होगा वो R² की तुलना में भी बहुत छोटा होगा, तो हम L² वाला टर्म छोड़ ही देंगे। अगर आप इसको छोड़ देंगे L² को, तो R² का होल स्क्वायर बचेगा, R⁴, और वो ऊपर के एक R से कैंसल हो जाएगा। देन व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज 1/4πε0 2P/R³। समझ आया? लेकिन जब ये कंडीशन लगाएंगे तो अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है, तो परिमाण तो निकाल लिया, डायरेक्शन बताइए क्या होगी इसकी, बता सकते हैं आप? बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस किया है, और वेक्टर सम का लॉ आपने पढ़ा है क्लास 11th में, तो उसमें होता था कि जो डायरेक्शन बड़े वाले वेक्टर की होती है वही डायरेक्शन रिजल्टेंट की आएगी। तो बड़े वाले की डायरेक्शन क्या है, ए से पी की ओर, तो इसकी भी डायरेक्शन ए से पी की ओर होगी, ए टू पी, ए से पी की ओर डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कहां पर, अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, अक्षीय स्थिति को क्या बोलते थे, एंड ऑन पोजीशन, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन भी कहा जाता है, ऑन एक्सियल लाइन, या एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक अथवा वाला पार्ट भी लगा हुआ है, आप उसको भी कर सकते हैं, तो आप इसे नोट करें, हम उसको करके दिखाते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको भैया, नहीं आया? आ गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में अथवा वाला भाग मैं आपको करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। एक न्यूमेरिकल लिखा है, गाउस प्रमेय का निगमन कीजिए। आपको गॉस थ्योरम का निगमन करना है। गॉस प्रमेय का निगमन, देखिए गॉस प्रमेय का निगमन कैसे करेंगे। आपको गॉस प्रमेय याद है क्या होती है? गॉस की थ्योरम में गॉस ने ये बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यही गॉस की थ्योरम है, और यही हमको प्रूव कर देना है। तो गॉस की प्रमेय का निगमन करना है, गॉस की प्रमेय का निगमन करना है, इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको करना है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए, 1/ε0 टाइम्स बंद पृष्ठ से घिरा नेट आवेश। बंद पृष्ठ से जितना भी आवेश घिरा हो उसके 1/ε0, उसके नेट आवेश का, टोटल आवेश का नहीं, नेट आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, बड़ा आसान है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहां पर मैंने मान लिया कि एक चार्ज है Q। ठीक है, अब इसको इसके चारों तरफ, क्योंकि गॉस की प्रमेय केवल किन प्रकार के पृष्ठों के लिए लागू होती है, बंद पृष्ठों के लिए, तो इसके चारों तरफ हमको क्या चाहिए, एक
बंद पृष्ठ चाहिए। अब अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ बंद पृष्ठ कैसा होगा? गोलाकार, बेलनाकार, शीट के जैसा, कैसा होगा पृष्ठ? गोलाकार। यही एक सममित पृष्ठ होगा। तो ये मैंने गोलाकार बंद पृष्ठ बना लिया। तो ये हमने क्या बना लिया बेटा? बंद पृष्ठ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड सरफेस। हमने ये भी मान लिया, ये आवेश यहाँ बीचों बीच रखा है। ये मान लिया कि इस गोलाकार पृष्ठ का जो रेडियस है ना, वो रेडियस r के बराबर है। ठीक है, आवेश यहाँ रखा है, r के बराबर रेडियस है। अगर गोलाकार पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर मैं लेता हूं, इस पॉइंट पर ले लेता हूं, इस पॉइंट पर बता सकते हैं मुझे, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? ऐसा बिल्कुल बाहर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर यहाँ पर एरिया वेक्टर मैं बनाऊंगा तो वो किस तरफ होगा? एरिया वेक्टर भी तो बाहर की तरफ होगा, DA। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बताइए? 0 डिग्री। ठीक है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। सॉल्यूशन। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। आप सभी बच्चों को याद होगा वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला अगर वैद्युत फ्लक्स है तो उसके लिए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA लगाते हैं। याद आया कि कोई अगर क्लोज्ड सरफेस है तो उससे गुजरने वाला टोटल नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट DA। ठीक है, अब ई डॉट DA हमको यूज करना है। देखो ई डॉट DA, क्या आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला मालूम है? क्या होता है बताइए? A मल्टीप्लाइड बाई B इंटू कॉस थीटा। तो ऐसे ही ई डॉट DA का फॉर्मूला क्या होगा? E इंटू DA इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर बेटा 0 डिग्री लिखा हुआ है। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E इंटू DA यही बचा। अब एक चीज आप देखें, ये जो चार्ज बेटा यहां रखा हुआ है, इस चार्ज से ये जो सरफेस है r डिस्टेंस पर यहां है, r डिस्टेंस पर यहां पर भी है, यहां पर हर पॉइंट इस सरफेस का चार्ज से r डिस्टेंस पर है। अगर हर पॉइंट सरफेस का चार्ज से r डिस्टेंस पर है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम होगा मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा तो हम इसको बाहर ले सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DA। अब DA क्या होता है बताइए? DA इस गोलीय पृष्ठ पर, यह बंद पृष्ठ कैसा है? गोलीय है बंद पृष्ठ, स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस है, सर्कुलर नहीं है। ठीक है, स्फेरिकल है, गोलाकार है। DA क्या चीज है? DA है सरफेस का एक छोटे से पार्ट का एरिया। बात समझ आई? DA है इस सरफेस की छोटे से पोर्शन का, जरा से पार्ट का क्षेत्रफल। तो फिर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DA का मतलब क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DA का मतलब है उस सरफेस पर इस तरह के जितने छोटे छोटे एरिया पड़ते हैं सबका जोड़। अब आप खुद सोचो, एक फुटबॉल लीजिए, उस पर छोटे 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 हिस्से बना करके और सब हिस्सों को जोड़ दीजिए एरिया, क्या निकल आएगा? पूरे फुटबॉल का एरिया आ जाएगा। तो ये पूरे गोले का एरिया आ जाएगा। तो यहां पर यहां क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DA क्या है? बंद गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल।
बंद पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। और बंद पृष्ठ कैसा है? गोलाकार। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह हम 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एक चीज और मैं साथ में ही कर देता हूं, ये मुझे बताएं, अभी अभी आपने ये किया तो कुछ बातें याद आ गई होंगी आपको। उनमें से ये बताइए मुझे, ई क्या चीज है? इस आवेश के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आपको याद है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला लिख देते हैं ई की जगह पर। तो फाई ई की जगह पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बेटा हमने किसकी जगह लिखा? ई। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए की जगह पर क्या लेना है हमको? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। Therefore इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और क्यू क्या चीज है? द चार्ज विच इज एनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल सरफेस। एक बंद पृष्ठ, गोली पृष्ठ के भीतर नेट चार्ज है ये। और आप देखें यही गॉस की थ्योरम है, यही गॉस की थ्योरम थी ना, प्रूव हो गया। तो गॉस की थ्योरम का निगमन हो गया। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा और लगा हुआ है, उसको भी मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मैं इतने में ही उसको कैलकुलेट कर दे रहा हूं। देखिए लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁴ कूलॉम के एक बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करिए। तो ये न्यूमेरिकल आ गया। क्वेश्चन कौन सा चल रहा है? 6 के अथवा वाला भाग। और ये क्या आ गया? न्यूमेरिकल। तो आप जानते हैं इसको कैसे स्टार्ट करिए। आप हेडिंग डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे आंकिक भाग। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे आप? आंकिक भाग, न्यूमेरिकल पार्ट, ताकि जो टीचर चेक करेंगे उनको पता तो चल जाए कि आप कर क्या रहे हैं। अब आंकिक भाग में दिया गया 2 × 10⁻⁴ कूलॉम का एक बिंदु आवेश। बिंदु आवेश को किससे प्रदर्शित करते हो बताइए? क्यू से। तो हमें क्या चीज दी गई है? Q इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ कूलॉम। उससे 18 मीटर की दूरी पर डिस्टेंस कितनी दी गई है? 18 मीटर। ये कूलॉम है, चार्ज का यूनिट होता है ना। तो और वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वैद्युत विभव का किससे करते हैं इंडिकेट? V क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला याद है एक बिंदु आवेश किरण विभव का सूत्र? वेरी गुड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर होता है, पोटेंशियल में R होता है। ठीक है, अच्छा अब आप इसकी वैल्यू जानते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां से हम उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। 9 × 10⁻⁹ व्हाट इज वैल्यू ऑफ चार्ज? 2 × 10⁻⁴ अपॉन R 18। ठीक है, देखो 9 1s are 9, 9 2s are 18, 2 से 2 कैंसल हो गया। 10⁻⁹ × 10⁻⁴, 10⁵ और आप क्या निकाल रहे हैं? पोटेंशियल। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो आप इसके यूनिट में लिख देंगे वोल्ट। आप न्यूमेरिकल जब भी कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा उसमें यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। यूनिट ना लिखने के भी, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं एंड फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, तो यूनिट आपको लिखना ही पड़ता है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो उसके भी मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो मार्क्स कटवाना नहीं है और लाने हैं हमको, तो यूनिट जरूर लिखिए। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट मैंने करके आपको दिखा दिया क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके कुछ क्वेश्चंस बेटा जो बचे हुए हैं अभी
उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।